नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। एनआईए और मुंबई पुलिस की टीम विवादित इस्लामिक गुरु जाकिर नाइक के 10 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। शुक्रवार रात को जाकिर नाइक के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के बाद आज सुबह से ही मुंबई में उसके 10 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सबूतों और दस्तावेजों की तलाश की जा रही है। जाकिर नाइक को पूछताछ के लिए भारत बुलाया जा सकता है। मुंबई पुलिस की मदद से एनआई की टीम ने जो आईआरएफ का जो हेड ऑफिस है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और साथ ही साथ ग्लोबल एजुकेशन जो दूसरा ऑफिस है, वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी किया है। और वो अपने को इस देश की मिट्टी से जोड़ते नहीं हैं। वो गोरी और गजनी को हीरो मानते हैं, लेकिन हमारी संविधान है उसमें केस तैयार होती है, तो एनआईए ने दस्तावेज तैयार कर दिया है। अब उसकी प्रोसिक्यूशन होगी। नाइक के सामने कुछ कठिनाइयाँ आ गई हैं, मगर कानून उन्हें पूरा मौका देगा कि वो अदालत के सामने जब सारे पेपर्स रखे जाते हैं वो अपना बचाव कर सकें, अपना एक्सप्लेनेशन दे सकें। उनके जो लेक्चर्स है उसके बेसिस पे, उन लेक्चर्स के बेसिस पे एक फ्रेश एफआईआर अभी नहीं हो सकता, बिकॉज कानून ये कहता है कि फॉर वन ऑफेंस दे कैन नॉट बी मोर देन वन एफआईआर। और ये जो फ्रेश एफआईआर अगर उसी बेसिस पे किया जा रहा है तो ये हमारे हिसाब से जो है कानून में नहीं बैठता। महाराष्ट्र पुलिस ने जाकिर नाइक के खिलाफ युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। सरकार ने 15 नवंबर को जाकिर नाइक के एनजीओ पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया था। जाकिर नाइक की संस्था पर आरोप है कि उसने विदेशों से मिले चंदे का धर्मांतरण और आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। अब आईआरएफ न तो कोई बैठक कर सकेगी, न ही अपनी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा कर सकती है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की मौजूदा संपत्तियों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। जाकिर नाइक इस वक्त विदेश में हैं। गिरफ्तारी के डर से वो भारत नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि कुछ दिन पहले अपने पिता के निधन के बाद भी वो मुंबई नहीं आए। असम के तिनसुकिया जिले में उल्फा आतंकवादियों के हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 घायल हैं। आज सुबह तिनसुकिया के डिगबोई में सेना का काफिला उल्फा बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया। धमाके के बाद सेना का काफिला रुकने पर उल्फा के आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना के जवानों ने भी फायरिंग का जवाब दिया। घटना को मैं निंदा करता हूं और जो भी इस घटना में शामिल है उसको सही सबक सिखाया जाएगा। हमारी बस यही एक प्राथमिकता हमेशा रहती है कि जो हमारे सैनिक हैं या सुरक्षा बल के जो लोग लगे हैं और जो नागरिक गण हैं उस इलाके में, उन पर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी जान को कुछ होना नहीं चाहिए। इसमें जो भी व्यक्ति हैं, हमारे सैनिक जो हैं, उस पर जो कार्रवाई करनी है कर रहे हैं। सेना के जो 3 जवान शहीद हुए हैं उनके नाम है हवलदार मुल्तान सिंह, हवलदार रिशपाल सिंह और नायक नरपत सिंह। आतंकी संगठन उल्फा की स्थापना 1979 में असम के शिवसागर जिले में की गई थी। उल्फा असम को देश से अलग करने की मांग करता है। उल्फा असम के अलावा पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में भी सक्रिय है। केंद्र सरकार ने 1990 में उल्फा को आतंकी संगठन घोषित किया। इसके बाद सेना ने उल्फा के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। तिनसुकिया हमले को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की। गृह मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर में आज फिर पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन किया। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में सुबह 10 बजे के करीब पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की। पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार से भी गोले दागे। भारत ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की फायरिंग का खामियाजा स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान अक्सर जम्मू कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। साथ में जो ये छोटे छोटे सिलेंडर पड़े हैं, ये अभी हमारे यहाँ से सिर्फ 50 गज की दूरी पर पड़ा एक बहुत बड़ा हैवी 125 मोटार पड़ा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मवेशी भी बंदे हम तो देखने नहीं गए, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम लोग इधर बहुत मजबूर हैं, हमारा कोई पाया नहीं कर रहे लोग। तो देखो हमारे बच्चों की जो पढ़ाई शढ़ाई है बहुत ऐसे ही जा रही है। उनकी 3 महीने हो गए बच्चों के घर बैठे हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 में सीज फायर का समझौता हुआ था। इस साल 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ने 369 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान करीब 300 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की गोलीबारी में सुरक्षा बलों के 14 जवान और 12 आम लोगों की मौत हुई है। दोपहर के वक्त पाकिस्तान ने सुंदरबनी सेक्टर में भी फायरिंग शुरू कर दी।
नोट बैन के फैसले के बाद आज बैंकों में सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को किसी भी बैंक में नोट बदलवाने की सुविधा दी गई है। आज देश भर में बैंक अपने अपने ग्राहकों के लिए काम कर रहे हैं, यानी जिस बैंक में ग्राहक का खाता है वो उसी में जा सकता है। लेकिन ग्राहकों को नोट बदलवाने की सुविधा नहीं दी गई है। वो खाते में सिर्फ पैसे जमा करवा सकता है या निकाल सकता है। लेकिन सीनियर सिटीजन को इस नियम से छूट दी गई है। वो किसी भी बैंक में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं संसद मार्ग के SBI ब्रांच के बाहर और यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन्स की एक अलग लाइन लगाई गई है और यही सीनियर सिटीजन्स जो हैं यही इस बैंक में जाके अपने जो नोट है वो बदलवा सकते हैं। उन्हें कतारों में खड़ा नहीं रहना पड़ रहा, उनका काम तुरंत के तुरंत ही हो रहा है, चाहे वो लॉकर का काम हो, चाहे वो बही खाते का काम हो, चाहे कैश निकालने का काम हो। जो स्टाफ है वो पूरी तरह से सीनियर सिटीजन्स को कोऑपरेट कर रहा है। नोट बैन के बाद सरकार ने 30 दिसंबर तक बैंक और डाकघरों से नोट बदलवाने की सुविधा दी थी। 24 नवंबर तक रोजाना 4000 रुपए के नोट बदले जाने का ऐलान किया गया था। 24 नवंबर के बाद लिमिट को बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन बाद में नोट बदलवाने की लिमिट 4000 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए कर दी गई। 18 नवंबर को नोट बदलवाने की लिमिट 4500 रुपए से घटाकर 2000 रुपए कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक 24 नवंबर के बाद नोट बदलवाने की सुविधा खत्म भी की जा सकती है। पीएम मोदी के निर्देश पर देश भर में बीजेपी सांसद आज बैंक्स में लोगों की मदद के लिए पहुंचे। देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी सांसद बैंकों के बाहर लाइन में लगे लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश वर्मा पंजाबी बाग इलाके में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के बाहर लोगों से मिले। भोपाल के सांसद आलोक संजर ने भी बैंकों के बाहर लोगों की मदद की। यूपी के सीतापुर में बीजेपी सांसद राजेश वर्मा ने भी बैंक पहुंचकर लोगों का हाल जाना। और मुझे कहीं से भी ऐसा किसी भी एक भी व्यक्ति ने नहीं बोला कि जिसको कोई ये फैसले के ऊपर में कोई परेशानी हुई हो। अब आम लोगों से भी पूछोगे तो वो लोग भी सराह रहे हैं इस बात को कि वाकई प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही अनुकरणीय उन्होंने पहल करी है। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट पर बैन का ऐलान किया था। 24 नवंबर तक जरूरी सेवाओं में पुराने नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। 24 नवंबर तक देश भर के नेशनल हाईवे टोल फ्री कर दिए गए हैं। नोट बैन के 10वें दिन आज बैंक्स के बाहर लाइनें कतार जो है वो थोड़ी कम हो गई है। नोट बैन के बीच दिल्ली पुलिस के एक SHO और कई पुलिस वालों पर 1 करोड़ रुपए के पुराने नोटों के गबन का आरोप लगा है। मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का है। हाथ में 500 के नोट दिखाती इस महिला का दावा है कि उसे ये नोट दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने मुंह बंद रखने के लिए दिए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने टीटू नाम के एक कबाड़ी से सूचना के आधार पर 1 करोड़ रुपए बरामद किए थे, लेकिन महिला का आरोप है कि पुलिस वालों ने रुपए सरकारी खजाने में जमा कराने के बजाय अपने पास रख लिए। महिला का दावा है कि पुलिस वालों ने उसे धमकाया। करोड़ से ऊपर नोट मिले उसको, तो मैंने ना जहांगीरपुरी थाने में 3 अफसर लोगों को मैंने कॉल किया। मैंने बोला सर ऐसी बात है। किसको फोन किया आपने? मैंने श्री भगवान और सुरेश सर को मैंने फोन करा। यहाँ मत रहो, गाँव जाओ। तो 2-3 बार पुलिस वाला घूम रहा तो देखा तो उसको पता नहीं लगा। जब कोई किसी ने फोन करा जब पता लगा, चौथा बार इसको ऊपर उठा। जब उठा पकड़ के ले गया 5 किलो पन्नी में उसमें पैसा भरा हुआ था। दिल्ली पुलिस के DCP ने इस मामले में जांच का भरोसा दिया है, लेकिन कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। जिस कबाड़ी के पास से 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे वो भी अभी गायब है। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिसकर्मी 15 नवंबर की रात को टीटू कबाड़ी को घर से उठाकर ले गए थे। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस के विजिलेंस विभाग को सौंप दी गई है। शिकायत करने वाली महिला का दावा है कि बाबू जगजीवन राम अस्पताल में उसका मेडिकल कराया गया और देर शाम तक थाने में बिठाकर रखा गया। आज 7 राज्यों की 4 लोकसभा और 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। उनके लिए वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार और तामलुक लोकसभा सीटों के लिए सुबह कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच वोटिंग शुरू हुई। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में नोट बैन का मुद्दा ही सबसे ज्यादा छाया रहा। असम में लखीमपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग हो रही है और मध्य प्रदेश की शहडोल सीट के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। आज ये वोट है 7 बजे यहाँ वोट शुरू हो चुका है
अभी लोग आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं। यहाँ पुलिस का बंदोबस्त अच्छा है। मतदान की प्रक्रिया बहुत अच्छी और बहुत संतोषजनक चल रही है। मध्य प्रदेश में हर जगह शांति है और कानून व्यवस्था अच्छे से जारी है। पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था है। असम की लखीमपुर सीट सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई। बीजेपी सांसद दलपत सिंह परस्ते के निधन के कारण शहडोल में उपचुनाव हो रहा है। कूच बिहार लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रेणुका सिन्हा के निधन की वजह से खाली हो गई। तमलुक के सांसद शुवेंदु अधिकारी के ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद सीट खाली हुई थी। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के अलावा पुडुचेरी में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यूपी के 11 शहरों में डायल 100 सर्विस की शुरुआत की गई है, यानी फोन पर मदद मांगने के 10 से 20 मिनट के भीतर पुलिस पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में डायल 100 सर्विस का उद्घाटन किया। दावा किया जा रहा है कि इससे यूपी पुलिस हाईटेक हो जाएगी और वारदात के फौरन बाद मौके पर पहुंचेगी। फिलहाल लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, मुरादाबाद और रामपुर में इसे शुरू किया गया है। अभी तक तो आपको थाने जाना पड़ता था, आपको पुलिस के पास जाना पड़ता था तकलीफ के बाद। कम से कम समाजवादी लोगों ने वो परिवर्तन लाने का काम किया है कि अगर आप फोन मिलाओगे पुलिस आपके सामने आपके पास खड़ी दिखाई देगी। जब तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, कोई भी योजना कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई सफल नहीं हो सकती। शहरी इलाकों से सूचना मिलने पर 10 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंचेगी, जबकि गांव में 20 मिनट के भीतर। डायल 100 सर्विस का कॉल सेंटर लखनऊ में बनाया गया है। कॉल सेंटर की सभी 200 कर्मचारी महिला हैं। पुलिस को हाईटेक गाड़ियां दी गई हैं। फोन आते ही स्क्रीन पर मौकाए वारदात का पूरा नक्शा आ जाएगा। यूपी के बाकी बचे शहरों में भी 15 दिसंबर तक डायल 100 सर्विस शुरू हो जाएगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को देश भर के अलग अलग राज्यों से लोग अपनी किडनी देने की पेशकश कर रहे हैं। मुंबई के सॉफ्टवेयर इंजीनियर फहीम सुषमा स्वराज को अपनी किडनी देने के लिए तैयार हैं। उनका परिवार भी इस फैसले में उनके साथ है। दरअसल फहीम को मालदीव में ड्रग्स तस्करी के झूठे केस में फंसाया गया था। सुषमा की मदद से वो रिहा होने में कामयाब हुए थे, तभी से वो सुषमा स्वराज के जबरदस्त फैन हैं। और अगर मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं सर, अगर आप लोग अपने चैनल के थ्रू ये बाइट अगर उन तक पहुंचा दे तो बहुत बड़ा एहसान होगा सर, क्योंकि मैं दिल से उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। जिस तरह मेरा केस जो सबसे बड़ा केस था सर, तो उस तरह मैं चाहता हूं कि सबसे पहला प्रेफरेंस मुझे मिले। सिर्फ फहीम ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोग सुषमा को अपनी किडनी देने की पेशकश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए सुषमा ने ट्वीट किया, शुक्रिया भाइयों, किडनी पर किसी धर्म का ठप्पा नहीं होता। मुरादाबाद का एक बुजुर्ग दंपति भी सुषमा को अपनी किडनी डोनेट करना चाहता है। बहुत प्रेरणाप्रद है हम महिलाओं के लिए कि हम भी इसी तरह से अपने देश की सेवा कर सकें जिस प्रकार से उन्होंने की है, इसलिए कि वो एक महान व्यक्तित्व हैं, महान महिलाओं के रूप में भी हमारे लिए प्रेरणाप्रद हैं। अगर हम उनके कुछ काम आ सकते हैं या हमारी एक किडनी उनके काम आ सकती है तो हम अपने को धन्य समझेंगे। 15 नवंबर को सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया था कि उनकी किडनी खराब हो चुकी है। सुषमा फिलहाल एम्स में डायलिसिस करवा रही है। किडनी ट्रांसप्लांट की भी तैयारी की जा रही है। सुषमा को पिछले 20 साल से डायबिटीज है। इसकी वजह से किडनी की समस्या बढ़ी है।